नमस्कार मित्रों, पिछले क्लास में हमने आपको कालीबंगा संस्कृति या सभ्यता के बारे में आप बताया था। आज हम बात करेंगे आपके आहड़ सभ्यता की। किसकी? आहड़ संस्कृति या सभ्यता की बात करेंगे, जो कि बनास संस्कृति का ही एक पार्ट है। देखिएगा, अगर हम आहड़ संस्कृति की बात करें तो आपको यह जानना होगा कि भाई कि पहले एक बनास नदी है और बनास नदी की एक छोटी सहायक नदी कौन सी है? आयड़ या आहड़ नदी। आयड़ या आहड़ नदी। और इसी नदी के किनारे कौन सी संस्कृति का उद्भव हुआ था? आहड़ संस्कृति का उद्भव हुआ। चूंकि ये जो बनास संस्कृति है, ये वो आहड़ संस्कृति है, ये पूरी बनास घाटी में फैली हुई थी। किस में फैली हुई थी? ये पूरी बनास घाटी में फैली हुई थी। इस कारण इसे हम और किस नाम से जानते हैं? बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। और बनास संस्कृति के तीन यहां पर जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो कौन सा हो गया? आहड़। एक है गिलुंड। गिलुंड कहां पर है? राजसमंद में। एक है पछमता। पछमता भी गिलुंड के पास आपके कहां पर है? राजसमंद में। और एक बालाथल उदयपुर में। आहड़ उदयपुर में, बालाथल उदयपुर में, और पछमता और गिलुंड कहां पर है? राजसमंद में। ये आपके प्रमुख स्थल हैं किसके? बनास संस्कृति के, जिनमें से आहड़ संस्कृति को हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है। कहां पर है ये? उदयपुर में। अब फिर वही बात आ जाएगी कि भाई खोज किसने कर दी, उत्खनन किसने कर दिया? तो देखिए, 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसकी खोज की गई। अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा इसकी क्या खोज की गई है? खोज की गई। ठीक है। फिर इसका उत्खनन हुआ, जो कि दो आपके हिस्सों में हुआ है। एक 1956 में रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा। रत्नचंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन सीमित स्तर पर किया था। ज्यादा उत्खनन नहीं हो पाया उस समय, सीमित स्तर पर उत्खनन हुआ था रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा आपके यहाँ पर आहड़ संस्कृति का। लेकिन 1961-62 ईस्वी में HD सांकलिया जो कि पूना विश्वविद्यालय के थे, इनके द्वारा बृहद स्तर पर उत्खनन किया गया। वृहद स्तर पर उत्खनन किया गया है किसका? आहड़ संस्कृति का। तो आहड़ संस्कृति में हम बात कर रहे हैं कि भाई कहां पर है? उदयपुर में है। ठीक है। खोज कब हो गई? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसकी खोज कर दी गई। ठीक है। उत्खनन कब हो गया इसका? 1956 में रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा, लेकिन सीमित स्तर पर किया गया है। 1961-62 ईस्वी में HD सांकलिया के द्वारा बृहद स्तर पर इसका उत्खनन किया गया है। अब देखिए, इस सभ्यता के अगर अन्य नाम देखे जाएं कि भाई और किस किस नाम से जाना जाता है आहड़ संस्कृति को, तो आप देखिएगा, एक नाम मिलता है आपके ताम्रवती। ताम्रवती प्राचीन काल में आहड़ को किस नाम से जाना जाता था? ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। लेकिन 10वीं 11वीं सदी के लेखों में इसको आपके किस नाम से जाना जाने लगा है? इसको आपके आघाटपुर या आघाट दुर्ग के नाम से जाना जाने लगा है। कब के लेखों में? 10वीं 11वीं सदी में।
10वीं 11वीं सदी के लेखों में इसका नाम क्या मिलता है? आघाटपुर या आघाट दुर्ग मिलता है। प्राचीन काल में आहड़ को किस नाम से? ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। ठीक है, एक यहां से आपकी मिट्टी का बड़ा टीला प्राप्त हुआ है जिसे धूलकोट कहा गया है, इसलिए धूलकोट के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसी धूलकोट के नीचे से ताम्र संस्कृति के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। जो यहां से हमें धूलकोट का टीला प्राप्त हुआ है, उस धूलकोट के टीले के नीचे से ही हमें ताम्र संस्कृति के अवशेष कहां से? आहड़ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब आहड़ में देखिएगा कि भाई आहड़ के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो देखा जाए तो देखिए कृषि, पशुपालन और आखेट इनके आर्थिक जीवन का मुख्य आधार था। कृषि, पशुपालन और आखेट आपके इनके आर्थिक जीवन का आधार था। किनका? आहड़ निवासियों का। अब यहां पर कृषि की अगर हम बात करें तो गेहूं, चावल और ज्वार प्रमुख खाद्यान्न फसल अगर इनकी देखी जाए तो खाद्यान्न फसल के रूप में आपके किसका नाम मिलता है? कि गेहूं, ज्वार और चावल का नाम मिलता है। गेहूं, ज्वार और चावल। अब देखिए ये लोग कृषि अधिशेष की स्थिति में थे। किसकी स्थिति में थे? ये कृषि अधिशेष की स्थिति में थे। अब इसकी जानकारी हमें आपके कैसे मिली कि ये लोग कृषि अधिशेष की स्थिति में थे? कि भाई यहां से देखिए अनाज भंडारण के बड़े बड़े मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिनको स्थानीय भाषा में क्या नाम दिया गया है? कि गोरे या कोठ नाम दिया गया है। स्थानीय भाषा में उन्हें क्या नाम दिया गया है? कि गोरे और कोठ नाम दिया है। अर्थात आहड़ के लोग आपके कृषि, पशुपालन और आखेट से संबंधित थे। कृषि में आपके प्रमुख खाद्यान्न फसलें इनकी कौन सी थी? गेहूं, ज्वार और चावल। कृषि अधिशेष की स्थिति में ये लोग थे क्योंकि यहां से हमें अनाज भंडारण के बड़े बड़े मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिनको स्थानीय भाषा में गोरे या कोठ के नाम से जाना गया है। अब देखिए दूसरी बात, अगर भवन की बात की जाए, मकान की बात की जाए, तो मकान में यानी कि भवन निर्माण में ये धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग किया करते थे। देखिए भवन में धूप में सुखाई ईंट प्लस पत्थर का प्रयोग। धूप में सुखाई गई ईंट और पत्थर का प्रयोग किनके द्वारा किया गया है? आहड़ निवासियों के द्वारा। और यहां जो भवन की नींव है वो आपके काला पत्थर है, एक शिष्ट पत्थर जिसको बोलते हैं, उससे आपकी इसकी नींव भरी गई है। शिष्ट पत्थर यानी काला पत्थर। से नींव भरी गई। तो शिष्ट पत्थर या काले पत्थर से आपके इन भवनों की नींव यहां पर भरी गई है। ठीक है, मकान अधिकतर कैसे हैं? आयताकार हैं। मकान आपके कैसे हैं? ये आयताकार हैं। आयताकार मकानों में आपके क्या है कि भाई 2 से 3 कमरे हैं, रसोई घर है, 2 से 3 कमरे। और रसोई घर आपके किन में प्राप्त होता है? इन भवनों में प्राप्त होता है। और इन रसोइयों में 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे, 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे हमें प्राप्त हुए हैं।
2 या 3 मुंह वाले चूल्हे भी हमें आपके कहां से प्राप्त हो रहे हैं? इन रसोई घरों से प्राप्त हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपके पीसने के लिए बलुआ पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, यहां से आपके क्या प्राप्त हो रहे हैं? और सिलबट्टे। और ये सिलबट्टे किसके बने हुए थे? कि भाई बलुआ पत्थर के बने हुए थे। बलुआ पत्थर के बने हुए सिलबट्टे भी हमें आपके कहां से प्राप्त हुए हैं? आहड़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इन जो भवन हैं, इन भवनों में आप देखें कि भाई उत्खनन में जो रसोई यहां से प्राप्त हुई है, रसोई के पास आपके मछली है, हिरण है, गाय है, इनकी हड्डियां हमें आपके प्राप्त हुई है। इससे हमें क्या पता लगता है कि आहड़ निवासी शाकाहारी तो थे ही, शाकाहारी के साथ साथ ये लोग मांसाहारी भी थे। साथ में इन भवनों में आपके 1 से अधिक चूल्हे प्राप्त हुए हैं, 1 से अधिक चूल्हे प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें क्या पता लगता है कि संभवतः आपके सामूहिक भोज व्यवस्था, 1 से अधिक चूल्हे। चूल्हे प्राप्त हुए हैं जो सामूहिक भोज की ओर संकेत करते हैं कि भाई आहड़ निवासी हैं, वो सामूहिक भोज व्यवस्था में संकेत करते होंगे। एक मकान से तो हमें आपके 6 चूल्हे एक साथ प्राप्त हुए हैं। कितने चूल्हे एक साथ प्राप्त हुए हैं? 6 चूल्हे पे एक साथ प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आहड़ में आपके अगर भवन निर्माण को देखा जाए तो धूप में सुखाई गई ईंट, मिट्टी और पत्थर से आपके भवन बनाए जाते थे। नींव इनकी आपके काला पत्थर, एक शिष्ट पत्थर जिसको बोल रहे हैं, उससे भरी जाती थी। मकान में आपके आयताकार सामान्यतः मकान होते थे, 2 से 3 कमरे, रसोई घर होते थे। रसोई घर के आसपास हमें आपके मछली है, हिरण है इत्यादि की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। इससे इनके मांसाहारी होने का पता लगता है। और दूसरा आपके सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं जो बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। 2 या 3 मुंह वाले आपके चूल्हे भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मकानों में 1 से अधिक चूल्हे प्राप्त हुए हैं जो कि सामूहिक भोज व्यवस्था की ओर संकेत कर रहे हैं। वहीं पर आपके हमें एक मकान से 6 चूल्हे भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए अब अगर आहड़ निवासियों के द्वारा मृदभांडों को देखा जाए तो देखिए लाल काले मृदभांड इनके द्वारा प्रयोग में लाए जाते थे और इन मृदभांडों पर ज्यामितीय अंकन किया जाता था। ज्यामितीय अंकन प्राप्त होता है। मृदभांडों पर क्या प्राप्त होता है हमें? ज्यामितीय अंकन, यानी कि RBW मृदभांड हैं और इन मृदभांडों पर हमें आपके ज्यामितीय अंकन भी प्राप्त होता है। तो लाल काले मृदभांड आपके कहां पर हैं? आहड़ संस्कृति से हमें प्राप्त हो रहे हैं। आहड़ से ही एक मिट्टी की बनी आपके वृषभ आकृति प्राप्त हुई है। मिट्टी की वृषभ आकृति प्राप्त हुई है जिसे किसकी संज्ञा दी गई है? बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। तो मिट्टी की बनी वृषभ आकृति भी हमें आहड़ से प्राप्त हुई है जिसे हमें बनासियन बुल की संज्ञा यहां पर दी गई है। ठीक है, अब देखिए आहड़ निवासी ताम्र धातु कर्मी के रूप में भी दिखाई देते हैं हमें। चूंकि ये ताम्र पाषाण सभ्यता है इसलिए ताम्र धातु कर्मी के रूप में भी हमें ये दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ के एक मकान से तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है। तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है। कहां से? आहड़ से ही प्राप्त हुई है। आहड़ के एक मकान से हमें आपके तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है। ताम्र धातु कर्मी के रूप में भी हमें आहड़ निवासी प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसके अतिरिक्त तो तांबे की कुल्हाड़ी है, फलक है, चूड़ियां हैं, अंगूठियां हैं। ठीक है, ये भी हमें आपके यहां से प्राप्त हो रहे हैं। फलक हैं, कुल्हाड़ी है, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे के फलक, तांबे की चूड़ियां, तांबे की अंगूठी, ऐसी आपकी संरचनाएं हमें कहां से प्राप्त हो रही हैं?
आहड़ से ही प्राप्त हो रही हैं। तो ये ताम्र धातुकर्मी के रूप में भी दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल सभ्यता भी आपकी कैसी है, ताम्र पाषाण संस्कृति है। ये कौन सी, आहड़ संस्कृति। यहाँ का आपके रंगाई छपाई उद्योग भी विकसित अवस्था में था। रंगाई छपाई उद्योग भी विकसित अवस्था में था। क्यों? क्योंकि यहां से हमें आपके छपाई के ठप्पे प्राप्त हुए हैं। छपाई के ठप्पे प्राप्त होते हैं। इससे हमें अनुमान लगता है कि संभवतः आहड़ निवासियों का रंगाई छपाई उद्योग है वो भी आपकी विकसित अवस्था में रहा होगा। ठीक है। दूसरी बात देखिए, आभूषण प्रिय थे आहड़ निवासी। आहड़ निवासी कैसे थे? आभूषण प्रिय थे। और आभूषणों में भी आपके इन्हें मिट्टी के मनकों के बने आभूषण, मिट्टी के मनकों के बने आभूषण, आभूषण अधिक प्रिय थे। और आभूषण इन लोगों को इतने अधिक प्रिय थे कि ये मृतकों को उनके आभूषणों सहित दफनाते थे। मृतकों को आभूषण सहित दफनाते थे। मृतकों को उनके आभूषणों सहित आपके दफना दिया करते थे। कहां के निवासी? आहड़ निवासी। ठीक है। अब यहां पर मृतक की अगर बात करें हम कि भाई मृतक को कैसे दफनाते थे, तो वही बात है, आपके सिर कहां पर रहता था इनका? नॉर्थ में। और पैर कहां रहते थे इनके? साउथ में। जैसा कि कालीबंगा के संदर्भ में हमने बताया था कि आपके सिर कहां रहता था? उत्तर में, और पैर कहां रहते थे? दक्षिण में। उसी प्रकार आहड़ में भी सिर कहां पर है? नॉर्थ में, उत्तर में, और पैर कहां पर थे? दक्षिण में। ठीक है। नेक्स्ट आपके देखिएगा कि आभूषण प्रिय थे, ये बात बताई हमने आपके। देखिए, अगर हम देखें कि भाई आहड़ के उत्खनन से हमें बस्तियों के 8 स्तर प्राप्त हुए हैं। आहड़ के उत्खनन से हमें बस्तियों के 8 स्तर प्राप्त हुए हैं। बस्ती के 8 स्तर प्राप्त हुए। इनमें से जो चौथा स्तर है, आहड़ की जो बस्ती का उत्खनन किया है, उस बस्ती के उत्खनन से हमें आपके बस्ती के 8 स्तर प्राप्त हुए हैं। जैसे हमने कालीबंगा में 5 स्तर बताए, ऐसे ही आपके यहाँ पर 8 स्तर प्राप्त हुए हैं। इनमें से चौथे स्तर पर आपके देखिए हमें तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की 2 कुल्हाड़ी, प्लस आपके पत्थर की आटा चक्की, तांबे की 2 कुल्हाड़ी और पत्थर की आटा चक्की हमें कहां से प्राप्त हो रही है? बस्ती के आपके चतुर्थ स्तर से प्राप्त हो रही है। ठीक है। यहां पर तौल के बांट माप मिलना, देखिए तौल के बांट तथा माप मिलना क्या दर्शा रहा है? व्यापार वाणिज्य के विकास को दर्शा रहा है। आहड़ से जो आपके तोलने के बटखरे वगैरह हमें प्राप्त हुए हैं, वो क्या दर्शा रहे हैं कि भाई यहां पर व्यापार वाणिज्य भी फलीभूत हो रहा होगा। तो व्यापार वाणिज्य के विकास को यहां पर दर्शा रहे हैं। ठीक है। अगली बात देखिए, आहड़ से 6 मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। 6 मुद्राएं प्लस 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। आहड़ से 6 मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। इनमें से एक मुद्रा पर त्रिशूल की आकृति का अंकन है, वहीं दूसरी मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो को हाथ में
धनुष बाण सहित दिखाया गया है। यूनानी देवता अपोलो को हाथ में धनुष बाण सहित दिखाया गया है, किस पर? दूसरी मुद्रा पर। अब ये जो मुद्रा है ये आपकी कब की है कि अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग आपके द्वितीय सदी ईसा पूर्व की है, द्वितीय सदी ईसा पूर्व की है। अब द्वितीय सदी ईसा पूर्व की मुद्रा का आहड़ से मिलना और वो भी यूनानी मुद्रा का क्या दिखाता है हमें? तो इसका हमें आपके साहित्य में संकेत ढूंढना पड़ता है। साहित्य में कैसे? कि शुंग वंश हुआ है, हम आपके इंडियन हिस्ट्री में एसएस में आपके इस चीज को पढ़ेंगे भी कि शुंग वंश के संस्थापक हुए पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया गया और उनके 2 अश्वमेध यज्ञों में से एक में पुरोहित का जो कार्य है वो महर्षि पतंजलि ने किया, जिन्होंने योग दर्शन दिया है। और पतंजलि ने अपनी पुस्तक लिखी एक महाभाष्य, और महाभाष्य नामक पुस्तक में उल्लेख किया है कि यवन दुष्ट हैं। क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने नगरी चित्तौड़ तक को रौंद डाला है। नगरी को उस समय माध्यमिका के नाम से भी जाना जाता था और ये वही क्षेत्र है जहां पर आपके यवन आक्रमण द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और उसी समय की ये मुद्रा भी हमें आहड़ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इससे हमें आपके किसकी? द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के यवन आक्रमण की भी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा हैं। कौन हैं? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। देखिए, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के द्वारा जो आहड़ संस्कृति है इसका कालक्रम 1900 से लेकर के 1200 BCE निर्धारित किया है। यह आपके क्या रहता है? इसका कालक्रम रहता है। आहड़ संस्कृति का जो कालक्रम है वो 1900 से लेकर के 1200 BCE तक निर्धारित किया है। तो यहां पर बात बताने की मुख्य बात यह है कि जो आहड़ संस्कृति है, देखिएगा हम एक एक पॉइंट की आपके दोबारा से एक बार मैं आपको बताऊं इसे, कि अगर आहड़ संस्कृति की हम बात करें तो आहड़ संस्कृति मूल रूप से आपकी कैसी संस्कृति है कि ये एक ताम्रपाषाण संस्कृति है। कैसी है ये? ताम्रपाषाण संस्कृति है। इसकी स्थिति कहां पर है कि भाई उदयपुर में है। खोज किसने कर दी? कि 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज कर दी। उत्खनन प्रारंभिक तौर पर आपके 1956 में रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा किया, लेकिन 1961-62 में डॉक्टर HD सांकलिया ने बृहद स्तर पर उत्खनन किया है। किसका? आहड़ का। अन्य नाम क्या है कि इसको ताम्रवती के नाम से भी जानते हैं, इसको आघाटपुर या आघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, इसको धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। धूलकोट सभ्यता भी बोलते हैं इसे। क्यों? क्योंकि आहड़ से एक जो मिट्टी का बड़ा टीला प्राप्त हुआ है उस टीले को धूलकोट कहा गया है। ठीक है, और उसी टीले के नीचे से हमें ताम्र संस्कृति के अवशेष यहां से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अगली बात देखिएगा, कैसे थे ये? कि भाई कृषि, पशुपालन और आखेट से संबंधित थे। आखेट का मतलब शिकार से संबंधित थे। कृषि में अगर खाद्यान्न फसलें इनकी देखी जाएं तो कौन सी थी? कि गेहूं, ज्वार और चावल। कृषि अधिशेष यानी सरप्लस की स्थिति में थे। कैसे पता लगा? कि अनाज भंडारण के बड़े बड़े मृदभांड प्राप्त हुए, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा गया है? गोरे या कोठ कहा गया है। अगली बात, भवन की अगर हम बात करें तो भवन में देखो धूप में सुखाई गई ईंट और पत्थर का प्रयोग भवन निर्माण में किया है। मिट्टी का प्रयोग आपके भवन निर्माण में किया है। यहाँ नींव में क्या भरा है? कि भाई काला श्रेष्ठ पत्थर भरा है नींव में। ठीक है, भवन कैसे हैं? कि आयताकार हैं। कमरे कितने के? 2 से 3 कमरे, रसोई घर इत्यादि है। रसोई घर से हमें आपके सिलबट्टे जो बलुआ पत्थर के बने वो प्राप्त होते हैं। 2 से 3 मुंह वाले आपके चूल्हे प्राप्त हुए हैं और यहीं से हमें आपके मछली, हिरण, गाय इत्यादि की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, जिससे हमें पता लगता है कि आहड़ निवासी शाकाहारी के साथ साथ कैसे थे? मांसाहारी भी थे। ठीक है, अगली बात, 1 से अधिक चूल्हे प्राप्त हुए हैं जो सामूहिक भोज व्यवस्था की ओर संकेत कर रहे हैं। एक मकान से तो आपके हद हो गई, आपके कितने? 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। लेकिन यहाँ पर
आपको आमतौर पर यह याद रखना है कि आमतौर पर जो ग्रामीण जनजीवन है अपना वर्तमान में भी, वहां पर आपके 4 से 5 चूल्हे तो अमूमन आपके प्रत्येक घर में ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये संयुक्त परिवार प्रथा की ओर संकेत मान सकते हैं, कोई ऐसा रेस्टोरेंट टाइप आपके इसको नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अगली बात देखिएगा, मृदभांड कैसे प्रयोग में लेते थे कि भाई लाल काले मृदभांड प्रयोग में ले रहे हैं और इन मृदभांडों पर क्या है, ज्यामितीय अंकन है। याद रखना, जब गिलुंड की हम चर्चा करते हैं तो गिलुंड के मृदभांडों पर ज्यामितीय अंकन के साथ साथ आपके प्राकृतिक अंकन भी प्राप्त होता है। ठीक है, मिट्टी के वृषभ की आकृति प्राप्त हुई है, जिसे क्या कहा गया है, बनासियन बुल। कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि बनासियन बुल की आकृति हमें कहां से प्राप्त होती है, कि आहड़ से प्राप्त होती है। कैसे हैं ये, ताम्र धातु कर्मी है, मकान में आपके तांबा गलाने की भट्टी मिली है, तांबे के फलक, कुल्हाड़ी, चूड़ियां, अंगूठी इत्यादि भी यहां से प्राप्त हो रहे हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति है। ठीक है, रंगाई छपाई उद्योग भी यहां पर विकसित अवस्था में था। क्यों? क्योंकि हमें आपके छपाई के ठप्पे प्राप्त हो गए। आभूषण प्रिय थे। आभूषणों में कौन से, कि देखो तांबे के आभूषण तो है ही, चूड़ियां, अंगूठी वगैरह, लेकिन मिट्टी के बने मनकों के आभूषण इनको ज्यादा प्रिय थे और मृतकों को उनके आभूषणों सहित दफना दिया करते थे। मृतक का सिर हमेशा नॉर्थ में रखते थे, पैर कहाँ रखते थे, साउथ में। राजस्थान में लगभग सभ्यताओं में यही क्रम रहा है, सिर कहाँ पर, नॉर्थ में, और पैर कहाँ पर है, साउथ में। इसके अतिरिक्त अगर कुछ प्राप्त होता है तो वो अपवाद के रूप में है। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखिएगा, बस्ती के उत्खनन के हमें कितने स्तर प्राप्त हुए हैं, 8। इनमें से चौथे स्तर पर तांबे की 2 कुल्हाड़ी और पत्थर की आटा चक्की प्राप्त हो गई। ठीक है, तौल के बांट आपके और माप प्रणाली मिलना क्या दर्शा रहा है, यहाँ पर व्यापार वाणिज्य को दर्शा रहा है। 6 मुद्राएं और 3 मोहरें मिली हैं। इनमें से एक मुद्रा पर त्रिशूल की आकृति है और एक अन्य मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो को हाथ में धनुष बाण लिए हुए दिखाया गया है। ये मुद्रा 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है, जिसकी पुष्टि हमें पतंजलि के महाभाष्य से प्राप्त होती है, जिसमें उन्होंने नगरी चित्तौड़, जो माध्यमिका चित्तौड़ है, वहां पर यवन आक्रमण का उल्लेख 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया है। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के द्वारा आहड़ संस्कृति का जो कालक्रम है वो 1900 से 1200 ईसा पूर्व BCE, बिफोर कॉमन एरा, निर्धारित किया है। ठीक है, ये हमारी आपकी एक छोटा सा दूसरी एक सभ्यता के रूप में कौन सी है, आहड़ संस्कृति है। ठीक है, अब तीसरा जो आपके स्थल है वो गणेश्वर, और एक आपके स्थल कौन सा है, बैराट। इन दोनों स्थलों के साथ अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।